नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट अपना चल रहा था और बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर लास्ट टर्म पे अपन ने जो देखा था उसके अंदर एक क्वेश्चन देखा था जो लेंथी था, जिसमें इफ एंड ओनली की कंडीशन थी, तो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट उसमें अपन ने सिद्ध किए थे। आज उसके आगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देखना। यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं तो आपको प्रूव करना है पहला ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। एक तो ये, दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये अपने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं जो अपने को सिद्ध करने हैं। ठीक है दोस्तों, प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले तो जैसे पहला प्रूफ करते हैं। अब देखिए कि ए क्रॉस बी होता है वो क्रमित युग्म होता है। ए क्रॉस बी होता है क्रमित युग्म होता है, अपन ने पढ़ा था। ए क्रॉस बी होता है, उसके अंदर एलिमेंट क्रमित युग्म के रूप में आते हैं। इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आते हैं, क्रमित युग्म के रूप में आते हैं, जहाँ पे पहला एलिमेंट तो पहले सेट का होता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होता है। ये क्रॉस बी है। अब ये क्यों बताया है? क्योंकि इस टाइप से एलिमेंट माननी है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो आप, इसका एलिमेंट मानना है, जैसे बी सेट और सी सेट है और बी और सी का यूनियन करने से कोई ना कोई सेट बनेगा। तो मान लो कि बी और सी का यूनियन करने से डी बना, तो अब ए क्रॉस डी हो गया और ए क्रॉस डी में एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ए क्रॉस डी में जो भी एलिमेंट होंगे वो अपने क्रमित युग्म के रूप में होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट है वो किस में है? ए क्रॉस बी यूनियन सी में आप ये एलिमेंट मान लिए। ठीक है, अब ये एलिमेंट मान लिए इफ एंड ओनली की कंडीशन दोनों तरफ से चलेगी, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट तो पहले सेट का हुआ, एक्स एलिमेंट तो ए का हुआ, और क्रॉस होता है तो बीच में क्या लिखा जाता है? एंड लिखा जाता है, हिंदी में बोले तो तथा। और जो दूसरा एलिमेंट है क्रमिक युग्म का वो पीछे वाले सेट का है, तो वाई एलिमेंट किसका हो गया? वाई एलिमेंट हो गया बी यूनियन सी का हो गया। भाई एक्स एलिमेंट तो ए का हो गया और जो वाई एलिमेंट है वो बी यूनियन सी का हो गया। चलो ठीक है, अब इस चीज़ को अपन ये लिख सकते हैं कि भाई एक्स एलिमेंट ए का तथा, अब देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, वाई एलिमेंट बी यूनियन सी में है, तो यूनियन में एलिमेंट होता है, इसका मतलब क्या है कि वाई एलिमेंट बी में है या फिर जो वाई एलिमेंट है वो सी में है। यूनियन का यही मतलब होता है कि वाई एलिमेंट बी में है या वाई एलिमेंट सी में है। अब एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, फिर एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। तो इफ़ एंड ओनली इफ, अब इन दोनों को साथ लेते हैं तो मैं लिखूँगा एक्स एलिमेंट ए तथा वाई एलिमेंट बी। एक्स एलिमेंट ए तथा वाई एलिमेंट बी, बीच में ये या लगा दो और फिर से इसको ले लो, एक्स एलिमेंट ए तथा वाई एलिमेंट सी। ओके, अब x एलिमेंट a में है, y एलिमेंट b में है, तो बताओ इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x कोमा y जो एलिमेंट होगा वो होगा a क्रॉस b भी।
भाई एक्स कोमा वाई एलिमेंट ए क्रॉस बी में होगा, क्योंकि एक्स एलिमेंट ए में है, वाई एलिमेंट बी में है, तो एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, बीच में यहाँ एक्स एलिमेंट ए में है, वाई एलिमेंट सी में है, तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट है वो किस में आएगा, ए क्रॉस सी में। क्रमित युग्म की परिभाषा है ना, एक्स एलिमेंट ए में, वाई एलिमेंट सी में। ओके, अब ये तो ये बोल रहा है कि एक्स कोमा वाई एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में है, और ये ऐसे बोल रहा है कि एक्स कोमा वाई टाइप का जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस सी में है। तो बताओ इन दोनों को मैं संयुक्त रूप में ये लिख सकता हूँ कि एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी, और या आ रहा है बीच में, या का मतलब यूनियन, और इसको ए क्रॉस सी, इसके अंदर आ गया। एक्स कोमा वाई एलिमेंट आपने इस सेट का मान के चले थे, एक्स कोमा वाई को इसमें बता दिया। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो पार्ट है वो दोनों तरफ से चल रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पष्ट है कि ये जो सेट है ए क्रॉस बी यूनियन सी वो किसके बराबर हो गया, पहले तो ए का इसके साथ क्रॉस करो, ए क्रॉस बी, बीच में यूनियन का चिन्ह, और ए का सी के साथ क्रॉस करो तो ए क्रॉस सी। तो इसका एलिमेंट लेके चले थे, इस सेट का एलिमेंट लेके चले थे, इस सेट में बता दिया इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन साथ चल रही है, तो पहला वाला रिजल्ट अपना प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से अपन सेकंड रिजल्ट प्रूफ करेंगे। तो इजी सा है, बस अपने को ध्यान ये रखना है कि जो एलिमेंट मानेंगे ना, दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और जब भी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो जो एलिमेंट माने जाते हैं वो क्रमित युग्म के रूप में माने जाते हैं। क्रमित युग्म के रूप में एलिमेंट मान लिया। अब ये भी पता होना चाहिए कि क्रमित युग्म में जो पहला एलिमेंट होता है वो तो पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है, और जब क्रॉस की बात करते हैं तो बीच में तथा लिखा जाता है। चलो इसको उतार लीजिए। तो आसान सा प्रूफ था ये, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन दोस्तों। चलो ठीक है, अगर ये हो गया तो अब अगला और भी आसान है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। चलो ये पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। मेरे को ये बराबर ये बताना है, तो इसका एलिमेंट मान के चलेंगे, इधर बता देना है। मैं तो क्या करूँगा कि मैं मान लेता हूँ कि x कोमा वाई जो एलिमेंट है वो इसका है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का, क्रमित युग्म के रूप में। भाई दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो क्रमित युग्म के रूप में मैंने क्या कर लिए, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो क्रमित युग्म के रूप में मैंने एलिमेंट मान लिए। इसका मतलब ये होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो तो पहले सेट का है, एक्स एलिमेंट तो ए का है, तथा जो पीछे वाला एलिमेंट है वो पीछे वाले सेट का है, वाई एलिमेंट है वो किसका है, बी इंटरसेक्शन सी का। एक्स एलिमेंट तो ए का है, वाई एलिमेंट इसका है। अब इसको एक्स एलिमेंट ए का तथा, अब बताओ इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी में है। वाई एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि वाई एलिमेंट बी में भी होगा और वाई एलिमेंट सी में भी होगा। वाई एलिमेंट बी में भी है तथा वाई एलिमेंट सी में भी है। भाई दोनों में होता है तभी तो एलिमेंट इंटरसेक्शन में जाता है। अब एक बार इन दोनों को साथ ले लूँगा, एक बार इन दोनों को साथ ले लूँगा। इन दोनों को साथ लेने का मतलब क्या है, एक्स एलिमेंट ए तथा वाई एलिमेंट बी, बीच में ये जो तथा चल रहा है वो, यहाँ से एक बार इन दोनों को साथ ले लो तो एक्स एलिमेंट ए का तथा वाई एलिमेंट सी का। ओके, एक्स एलिमेंट ए का, वाई एलिमेंट बी का, तो बताओ मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट बना वो किसका बना, ए क्रॉस बी का। भाई एक्स एलिमेंट ए का है, वाई एलिमेंट बी का है, तो एक्स कोमा वाई एलिमेंट ए क्रॉस बी का है क्रमित युग्म की परिभाषा से, बीच में तथा। एक्स एलिमेंट ए का है, वाई एलिमेंट सी का है, तो यहाँ से भी एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट बनेगा वो किसका बनेगा, ए क्रॉस सी का। चलो ठीक है,
अब ये ऐसे बोलता है कि x कोमा वाई जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी का है, ये बोलता है x कोमा वाई एलिमेंट है वो ए क्रॉस सी का है। तो दोनों कंडीशंस को एक साथ लिखना चाहूँ तो x कोमा वाई जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, और ये ए क्रॉस सी के लिए बोलता है तो ए क्रॉस सी का। भाई दोनों के अंदर है तो इंटरसेक्शन के अंदर भी आएगा। और देखो दोस्तों यही तो अपने को सिद्ध करना था, ये आ गया। तो मैं बोल दूंगा अतः क्या रिजल्ट निकल के आया कि आपने जो एलिमेंट माना था वो किसका माना था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट माना था, और लास्ट में ये आ गया। मतलब ए का तो बी के साथ क्रॉस करो, फिर बीच में ये इंटरसेक्शन का चिन्ह, और आप ए का सी के साथ क्रॉस करो। तो इस प्रकार से अपन ने ये रिजल्ट प्रूव किया है। सेकंड वाला आसान सा रिजल्ट था, जब पिछला हो गया था तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलो ठीक है, इसको आप पढ़ लेना और कर लेना इस क्वेश्चन को। इसके आगे अपन चलते हैं। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज करके देख लिया करो, जिससे कि अपना जो टाइम है वो ख़राब ना हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट की परिभाषा आपको आनी चाहिए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वेशन है। चलो ठीक है, अपन आगे चले। अब इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि ABCD 4 सेट हैं तो अपने को सिद्ध करना है, कुछ दे रखा है। यदि ABCD 4 समुच्चय हैं, यदि ABCD 4 समुच्चय हैं तो अपने को ये प्रूव करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D बराबर होता है A क्रॉस C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D। अच्छा ये थोड़ा इसको सही करो, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ये अपने को बताना है। चलो ठीक है, जो भी है वो बता देंगे अपन। ABCD 4 सेट दिए हैं तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, उसको इसका एलिमेंट बताना है। इन दोनों सेट्स को बराबर बताना है। इसके एलिमेंट लेके चलेंगे और इधर बता देंगे। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दोनों तरफ से चलेगी। सबसे पहले तो ये देखो कि भाई इसमें क्रमित युग्म दिया हुआ है, और जब भी क्रमित युग्म दिया हुआ होता है तो पेयर के रूप में एलिमेंट माने जाते हैं। तो x, y टाइप के एलिमेंट माने जाएंगे, जिसमें क्रमित युग्म में जैसे A क्रॉस B क्रमित युग्म है तो आप A, B टाइप के एलिमेंट मानोगे, जिसमें प्रथम एलिमेंट है वो तो क्रमित युग्म के पहले वाले सेट का होता है, और द्वितीय एलिमेंट है वो द्वितीय वाले सेट का होता है। तो सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चले। सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो एलिमेंट जो मानूंगा इसका, मैं मान लेता हूँ कि लेट x, y जो एलिमेंट है वो इसका है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, इसका एलिमेंट है। ओके, इसका एलिमेंट है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि जब ये एलिमेंट ये सेट इंटरसेक्शन ये सेट आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट है वो दोनों सेटों में था तभी तो इंटरसेक्शन में गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x, y है वो A क्रॉस B में भी है, तथा x, y है वो C क्रॉस D में भी है। भाई x, y है वो A क्रॉस B में है, और x, y है वो C क्रॉस D में है। अगर दोनों सेट में है तो इंटरसेक्शन में भी हो गया। सही है ना बात। अच्छा, अब देखो अपन ने जो पहले पढ़ा था वो नॉलेज काम में आएगा। x, y ये जो क्रमित युग्म है वो A क्रॉस B में आ रहा है, तो बताओ पहला एलिमेंट तो पहले सेट का है और दूसरा एलिमेंट है दूसरे सेट का है। तो मैं बोलूँगा x एलिमेंट A का है तथा y एलिमेंट किसका है, y एलिमेंट B का है। x एलिमेंट तो A का है और y एलिमेंट B का है।
तथा ये चल रहा है। अब इसमें भी पहला एलिमेंट तो पहले सेट का है, एक्स एलिमेंट तो सी का है और वाई एलिमेंट डी का है। क्लियर। अब देखिए एक बार एक्स को एक जगह ले लो और वाई को एक जगह ले लो। तो ये तो बोलता है एक्स एलिमेंट ए का है तथा ये ऐसे बोलता है एक्स एलिमेंट सी का है, एक्स एलिमेंट सी का। ये बोलता है कि वाई एलिमेंट बी का है और यहां से ये है कि भाई वाई एलिमेंट किसका है, डी का है। क्लियर। एक्स वाले को एक जगह ले लिया और वाई वाले को एक जगह ले लिया। एक्स एलिमेंट ए का है, एक्स एलिमेंट सी का है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि एक्स एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन सी का है। भाई एक्स एलिमेंट ए में भी है तथा एक्स एलिमेंट सी में भी है, तो एक्स एलिमेंट बन गया ए इंटरसेक्शन सी में बीच में, तथा यहां से वाई एलिमेंट बी में है, वाई एलिमेंट डी में है, तो मैं बोलूंगा कि वाई एलिमेंट है वो बी इंटरसेक्शन डी में भी है। यहां से आ गया। अच्छा, एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी का है, वाई एलिमेंट बी इंटरसेक्शन डी का है, तो बताओ दोस्तों मैं ये बोल सकता हूं ना कि एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट बना वो किसका बना, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। पहला एलिमेंट तो पहले सेट का हो गया और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। देख लो भाई एक्स एलिमेंट इंटरसेक्शन सी में था, वाई एलिमेंट में इंटरसेक्शन डी में आया, तो बताओ इन दोनों का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी का, तो एक्स कोमा वाई को क्रमिक युग्म के रूप में लिख दूंगा ना। तो यहाँ से कुल मिला के ये लेके चला था एक्स कोमा वाई एलिमेंट को आपने इस सेट में लेके चले थे, एक्स कोमा वाई एलिमेंट को इस सेट में आपने बता दिया, तो मैं ये बोल सकता हूँ। इसलिए आप ये तो लेके चले थे एक्स कोमा वाई एलिमेंट को आप लेके चले थे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसमें तो लेके चले थे और आपने इसमें बता दिया एक्स कोमा वाई एलिमेंट को ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, इसमें बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये जो सेट बना ये इस सेट के बराबर आ गया ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के बराबर। इस प्रकार से ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था जैसे अपन ने पहले क्वेश्चंस किए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन था। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए, समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके आप देख लिया करो दोस्तों, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करें। एक क्वेश्चन दे रखा है, आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको उठा देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, देन आपको प्रूव करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, ए रिंग सम बी बराबर होता है बी माइनस ए, ये बताना है। ए है वो बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब कि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी में है, तो ए रिंग सम बी बराबर बी माइनस ए बताना है। अब ए रिंग सम बी का मतलब क्या होता है, इसको ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसकी सहायता से आ जाएगा ये। तो इसके प्रूफ पार्ट पे अगर चले, प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले तो मैं लिखूंगा ये ए रिंग सम बी, ए रिंग सम बी बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या पहले देख लेना, ये पढ़ाया हुआ है सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। चूंकि ए को बी का सबसेट दिया है, ए को सबसेट दिया हुआ है बी का,
ए को बी का सबसेट दिया हुआ है, तो बताओ आप ए यूनियन बी करोगे तो किसके बराबर आएगा? बी के बराबर आएगा। जब ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए और बी का यूनियन बी के बराबर आएगा, और ए है वो बी का सबसेट है, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन करोगे वो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। अरे भाई दोनों के अंदर एक सेट ए है एक सेट बी है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी है बी के अंदर है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ए के बराबर है, और ए यूनियन बी किसके बराबर है? बी के बराबर है। ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। देन इक्वेशन वन में इन दोनों को पुट करेंगे तो ए रिंग सम बी बराबर, देखो ए यूनियन बी की जगह तो कितना लिख दूँ? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह कितना लिख दिया? ए। तो ए यूनियन बी की जगह तो लिख दिया मैंने, ए यूनियन बी की जगह लिख दिया बी, ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख दिया ए, तो ए रिंग सम बी का जो मान आया वो आया बी माइनस ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना। ये जो भी क्वेश्चन हैं उनको अपनी जो मेन नोटबुक है उसमें नोट करते जाना, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन अपन करवाएंगे। इस प्रकार से 1.1 के अंदर मेरे को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे वो तो मैंने बता दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन आप भी करना, और भी जो इंपॉर्टेंट है आरयू में आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। चलो ठीक है, अभी इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं अपन। इसको राइट डाउन करो दोस्तों। ओके, अब पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसका एक क्वेश्चन डेफिनेट आपकी जो बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो मेन एग्जाम होगी राजस्थान यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर आएगा गणितीय आगमन का सिद्धांत के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले तो एक शब्द तो होता है आगमन और एक होता है निगमन। एक तो होता है आगमन और एक क्या होता है? निगमन। अब आगमन और निगमन में क्या अंतर है भाई? आगमन को बोला जाता है इंडेक्शन और निगमन को बोला जाता है डिडक्शन। आगमन का मतलब क्या है कि जैसे 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो उसमें क्या करते थे भाई, कोई भी कथन अपने को दिया जाता था, वो मान ले कि भाई n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है। अगर सत्य है तो आप n बराबर m के लिए सत्य मान लोगे, और n बराबर m के लिए सत्य मान लोगे तो m+1 के लिए अगर आपने उसको सत्य बता दिया तो फिर बोल देंगे कि भाई ये जो अपना जो कथन दिया गया है वो प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है या प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। यही करते हैं ना। तो गणितीय आगमन में तो क्या करते हैं कि भाई कोई भी कथन या साध्य है, भाई साध्य अपन पढ़ रहे थे ना प्रोपोजिशन, जो अपने चैप्टर का नाम था सेट्स एंड प्रोपोजिशन, तो प्रोपोजिशन को बोला जाता है साध्य बोला जाता है, या फिर उसके स्टेटमेंट बोल दो कथन। अगर कोई भी कथन या साध्य किसी विशेष स्थिति में सत्य होने पर व्यापक स्थिति में भी सत्य हो तो उसे तो कहते हैं आगमन सिद्धांत। जैसे गणितीय आगमन के सिद्धांत में n बराबर 1 n बराबर 2 के लिए सिद्ध करते हैं ना, तो वो तो विशेष स्थिति होगी, और फिर वो n बराबर 1 और n बराबर 2 लेकर आप जनरल केस के लिए बता देते हो कि प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है, तो वो क्या हो गया अपना व्यापक स्थिति। तो एक तो होता है आगमन का सिद्धांत। आगमन के सिद्धांत में क्या होता है कि यदि कोई भी कथन या साध्य विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर व्यापक स्थिति में भी सत्य हो तो उसे तो कहा जाता है आगमन का सिद्धांत। निगमन इसका जस्ट उल्टा है। निगमन में क्या है कि कोई भी सिद्धांत है या कोई भी कथन है वो अगर जनरल केस में सत्य है, व्यापक स्थिति में सत्य है, तो विशिष्ट स्थिति में भी सत्य होता है, इसको कहा जाता है निगमन का सिद्धांत। तो एक बार तो मैं इन दोनों की परिभाषा लिखा देता हूँ, और यहाँ पे अपन गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका एक क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में आता है, तो इम्पोर्टेंट ये पोर्शन है अपने फर्स्ट यूनिट का। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो एक तो इसमें लिखता हूँ मैं आगमन सिद्धांत, आगमन सिद्धांत किसको बोला जाता है? डिडक्शन, डिडक्शन प्रिंसिपल, डिडक्शन प्रिंसिपल, डिडक्शन प्रिंसिपल। आगमन सिद्धांत, अच्छा डिडक्शन तो निगमन बोला जाता है, आगमन को बोला जाता है इंडेक्शन, मैथमेटिकल इंडेक्शन होता है ना, इंडेक्शन प्रिंसिपल। और एक अपन पढ़ेंगे निगमन सिद्धांत।
निगमन सिद्धांत। निगमन सिद्धांत को बोला जाता है डिडक्शन प्रिंसिपल। आगमन सिद्धांत और निगमन सिद्धांत क्या होता है देखो। चलो इसको इंडेक्शन लिख लो आप तो, और इसको लिख लो डिडक्शन, इतना लिख लो। आगमन में क्या होता है, यदि कोई भी कथन है, यदि कोई भी कथन या साध्य, साध्य का मतलब ही स्टेटमेंट ही होता है, यदि कोई भी कथन या साध्य है। आगमन में तो n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए तो सिद्ध करते हैं, फिर जनरल केस के लिए अपन बता देते हैं। तो n बराबर 1 n बराबर 2 वो तो विशिष्ट स्थिति होगी। यदि कोई भी कथन या साध्य विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर, विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर, सत्य होने पर, यदि कोई भी कथन या साध्य विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर व्यापक स्थिति में भी सत्य होता है, व्यापक स्थिति में भी सत्य होता है, में भी सत्य होता है, तो इसे आगमन सिद्धांत कहा जाता है। तो इसे आगमन सिद्धांत कहा जाता है। तो इसे आगमन सिद्धांत कहा जाता है। भाई कोई भी कथन है वो विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर व्यापक स्थिति में भी सत्य होता है, तो आगमन सिद्धांत कहा जाता है। और निगमन सिद्धांत में क्या है, यदि कोई भी कथन है, यदि कोई भी कथन या साध्य है, इसका जस्ट उल्टा होता है, आगमन का जस्ट उल्टा निगमन होता है कि कोई भी कथन या साध्य व्यापक स्थिति में सत्य होने पर, व्यापक स्थिति में सत्य होने पर विशिष्ट स्थिति में भी सत्य हो, तो व्यापक स्थिति में सत्य होने पर विशिष्ट स्थिति में भी सत्य हो, तो सत्य हो, तो उसे निगमन सिद्धांत कहा जाता है, उसे निगमन सिद्धांत कहा जाता है। और अपन निगमन के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे भैया, अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, आगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो याद रखना निगमन की परिभाषा में ये है कि भाई कोई भी कथन है या कोई भी स्टेटमेंट है, अगर वो जनरल केस में सत्य है, व्यापक स्थिति में सत्य है, तो वो प्रत्येक विशिष्ट स्थिति में सत्य होता है, ये तो निगमन कहलाता है। और आगमन में विशिष्ट, देखो आगमन में तो विशिष्ट से जनरल की तरफ जाते हैं, विशिष्ट कंडीशन से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें तो पर्टिकुलर कंडीशन से जाते हैं जनरल कंडीशन की तरफ, इसमें तो पर्टिकुलर कंडीशन विशिष्ट स्थिति से किसकी तरफ जाते हैं, जनरल कंडीशन की तरफ जाते हैं। कि अगर कोई कथन है वो विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर व्यापक स्थिति में भी सत्य हो, तो वो तो आगमन कहलाता है। और निगमन में जस्ट उल्टा होता है कि जनरल कंडीशन से व्यापक स्थिति से इसमें जाते हो पर्टिकुलर कंडीशन पे, पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो ये दोनों में अंतर है कि भाई इसमें तो विशिष्ट स्थिति से व्यापक स्थिति में जाओ, और यहाँ व्यापक स्थिति से अपनी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर जाओ। तो ठीक है दोस्तों, ये आगमन सिद्धांत और निगमन सिद्धांत, इनकी परिभाषा देख लीजिए। निगमन के बारे में तो अपने को पढ़ना नहीं है, अपन इस चैप्टर में आगमन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप इसको उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की सहायता से मैं आपको बताता हूँ। और आगमन सिद्धांत का एक क्वेश्चन है जो हर साल आता है, जैसे क्वेश्चन आया अपना 18 में, इसको आप नोट्स बनाते रहना साथ के साथ।
क्वेश्चन ये आया, गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करो। क्वेश्चन के ऊपर लिख के आएगा ऐसे। क्वेश्चन आया, गणितीय आगमन के सिद्धांत, गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से अपने को सिद्ध करना है कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से ये बताना है कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घन है ना, उनका योग n+1/2। 12th में पढ़ा हुआ है ना कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ये होता है। तो इसको अपने को गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से बताना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से इसको प्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, प्रूफ पार्ट पे अपन चलते हैं। अब देखना भाई, जो भी कथन दिया गया है उसको Pn से दर्शा दो। क्यों? क्योंकि भाई जो साध्य होता है ना, साध्य बोल दो या कथन बोल दो, एक ही बात है। उसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोपोजिशन। क्या बोला जाता है? प्रोपोजिशन। तो इसको P से दर्शाएंगे बार बार। तो देखना, माना कि दिया गया कथन, मान लो ये जो दिया गया कथन है उसको Pn से दर्शा रहे हैं। तो Pn जो है वो कितना है? 1³ + 2³ + 3³ + n³ बराबर n+1/2 का होल स्क्वायर। ये अपने को दिया गया कथन है। गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ n बराबर 1 के लिए क्या लिखूँ? n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए भाई n बराबर 1 के लिए ये साइड तो लेफ्ट साइड है और ये जो साइड है वो कौन सी है? राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में n बराबर 1 के लिए आप P1 लिखोगे तो P1 का मान कितना आएगा? n बराबर 1 के लिए P1 लिखोगे तो n बराबर 1 के लिए केवल आपको एक टर्म लेनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे 1³ और 1³ का मान कितना होता है? 1। तो ये तो हो गया LHS, n बराबर 1 के लिए LHS। भाई ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मान 1 आया। अब मैं बात करता हूँ RHS, जिसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। RHS कौन सी है? ये। तो इसमें n बराबर 1 इसमें पुट करूँगा RHS में, तो 1, यहाँ तो n बराबर 1 रखा तो 1 +1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 और 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आया 1। तो LHS बराबर RHS हो गया n बराबर 1 के लिए। इसलिए n बराबर 1 के लिए मैं लिखूँगा n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो मैं कह सकता हूँ अर्थात दिया गया कथन है n बराबर 1 के लिए सत्य है। अर्थात दिया गया जो कथन है वो n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। n बराबर 1 हो गया। एक बार n बराबर 2 और देख लेते हैं। n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ। लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर 2 की बात करें तो 2 तक की टर्म लेनी है। अब सम है तो आप पहली टर्म और दूसरी टर्म 2 को लो। n बराबर 2 के लिए आपको 2 टर्म लेनी, n बराबर 3 के लिए करना होता तो इतनी टर्म्स का सम करते। तो n बराबर 2 के लिए इतनी टर्म्स का सम करेंगे तो ये तो कितना है? ये तो है 1³ और ये कितना है? ये है 2³। तो 1³ का मान तो 1 होता है और 2³ का मान 8 होता है। तो n बराबर 2 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड बना वो तो कितना बन गया? 9। अब एक बार राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड n बराबर 2 यहाँ रखो भाई, तो ये कितना है? 2 + 1/2, n की जगह 2 स्क्वायर। इस 2 से 2 कटा, 3 स्क्वायर का मान कितना आया? 9।
तो LHS में तो n बराबर 2 की बात करेंगे तो 2 टर्मों का सम करना है, n बराबर 3 की बात करेंगे तो आप 3 टर्मों का सम करके देख लेना। तो n बराबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई, तो मैं लिखूंगा n बराबर 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात दिया गया कथन है n बराबर 2 के लिए, बताओ क्या है, n बराबर 2 के लिए सत्य है। दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य बता दिया, n बराबर 2 के लिए सत्य बता दिया, n बराबर m के लिए मान लो, माना दिया गया कथन है n बराबर m के लिए सत्य है। माना दिया गया जो कथन है वो n बराबर m के लिए सत्य है। तो n बराबर m के लिए सत्य है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n बराबर m के लिए सत्य है तो आपको लिखना पड़ेगा इस चीज़ को। तो n बराबर m पुट करोगे तो ये बन गया Pm, इसमें n बराबर m पुट करो, 1 क्यूब 2 क्यूब m क्यूब बराबर ये बना m प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। n बराबर m के लिए मान लिया कथन सत्य है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, लिख देता हूँ। तब हमें सिद्ध करना है कि दिया गया कथन n बराबर m के लिए तो मान लिया, हमें सिद्ध करना है कि दिया गया कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो n बराबर 1 और 2 के लिए बता दिया, n बराबर 1 और 2 के लिए बता दिया, n बराबर m के लिए अपन ने मान लिया और n बराबर m प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। n बराबर m प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे, इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। तो देखो जैसे m टर्म का सम है वो m क्यूब तक जा रहा है, बताओ इससे एक अगली टर्म लिखना चाहता हूँ मैं, तो ये mv टर्म है, mv टर्म का मतलब m क्यूब, तो बताओ इससे जस्ट अगली टर्म आएगी वो m प्लस 1 का होल क्यूब आएगा ना। अरे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब m टर्मों का सम तो m क्यूब, और इससे एक टर्म को एक्स्ट्रा लोगे, m प्लस 1 तक चलोगे ना, m प्लस 1 तक चलोगे तो आप अगला जो यहाँ टर्म आएगी वो कितनी आएगी, m प्लस 1 का होल क्यूब। तो मैं ये लिखता हूँ कि समीकरण वन में दोनों तरफ m प्लस 1 का होल क्यूब जोड़ने पर, दोनों तरफ m प्लस 1 का होल क्यूब जोड़ने पर, तो इधर जोड़ोगे तो वो बनेगा 1 क्यूब 2 क्यूब m क्यूब और एक एक्स्ट्रा टर्म आपने ऐड कर दी m प्लस 1 का होल क्यूब। तो बताइए जब इधर एक्स्ट्रा टर्म m प्लस 1 का होल क्यूब ऐड किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये है m प्लस 1 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर, ये तो पहले से था और आपने m प्लस 1 का होल क्यूब और ऐड कर दिया। तो ये टर्म तो चल ही रही है, इसके बराबर में ये है तो इसी को सोल्व कर लेता हूँ। इसको सोल्व करूँगा तो ये देखो ये है m स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, m प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, इस स्क्वायर को खोला तो ये, और ये कितना है m प्लस 1 का होल क्यूब। दोनों तरफ m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आया तो इधर तो बना m स्क्वायर बटे 4 और इधर कितना बना, पीछे बना m प्लस 1। भाई m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में ये तो m स्क्वायर बटे 4, ये m प्लस 1। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम लिया तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 और ये अपॉन 4, ये बना
m+1 का होल स्क्वायर। और ये देखो दोस्तों, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, m+2 का होल स्क्वायर बटे 4, m+1 का होल स्क्वायर m+2 का होल स्क्वायर बटे 4। अच्छा, ये बराबर में किसके चल रहा है, इसके। तो अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, m+1 m+2/2 और इसका भी क्या, होल स्क्वायर। m+1 m+2/2 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के यह आ गया, इसलिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस m क्यूब और एक एक्स्ट्रा टर्म क्या जोड़ी थी, m+1 का होल क्यूब बराबर, यह आया m+1 और m+2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, m+1 +1 लिख दो और /2 का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ m की जगह m+1 रखो। जब m+1 रखोगे तो इस m की जगह m+1 आएगा, ये m+1 आ गया, और इस m की जगह भी m+1 आएगा, ये आ गया। तो बताओ, जब आपने m की जगह आपने एक एक्स्ट्रा टर्म m+1 ले ली, तो अपना जो दिया गया कथन था वो जो n के लिए सेटिस्फाई हो रहा था, n के लिए सेटिस्फाई हो रहा था, वो बताओ फिर एक एक्स्ट्रा टर्म के लिए भी सेटिस्फाई हो गया ना। या फिर अपन ने ये माना था कि दिया गया कथन n बराबर m के लिए सत्य था, वो कथन अपना n बराबर m+1 के लिए भी सत्य हो गया। आप इसमें n बराबर m+1 पुट करो, इसमें n बराबर m+1 पुट करोगे तो ये तो m+1 की पावर क्यूब तक जाएगा, तो ये m+1 की पावर 3 तक चला गया। और इधर n बराबर m+1 पुट करोगे तो ये m+1, ये m+1, यहाँ n बराबर m+1 रखा तो m+1 +1/2 का होल स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पष्ट है कि दिया गया कथन है वो n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। तो एक बार इतना तो उतार लीजिए, इसके बाद में अपन लिखेंगे इसके अंदर तो ये n बराबर m+1 के लिए भी सत्य हो गया। क्यों हो गया, अब n की जगह m+1 लिखो इसके अंदर, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है देखो ये आ गया अपना। ओके, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके देख लिया करो दोस्तों। ये गणितीय आगमन का सिद्धांत के ऊपर ये क्वेश्चन है और एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप राइट डाउन कीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो इतना आ गया ना, n बराबर m+1 के लिए सत्य हो गया। तो मैं लिखूंगा अर्थात, इसके आगे लिखना है कंटिन्यू आपको, अर्थात दिया गया कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य है, n बराबर m+1 के लिए सत्य है। दिया गया जो कथन है वो n बराबर m+1 के लिए सत्य है। अतः अब ये लास्ट का कंक्लूजन, अतः कथन Pn, कथन को Pn नाम दिया था ना शुरू में, अतः कथन Pn प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अतः कथन Pn गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अच्छा लिखूंगा, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन Pn प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए बताओ क्या होगा, सत्य होगा। यह गणितीय आगमन का सिद्धांत बोलता है। तो अब पता चल गया ना, ऐसे क्वेश्चन 11th क्लास में है आपके मैथमेटिक्स में, गणितीय आगमन का सिद्धांत तो पूरा का पूरा वहाँ है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्या करते हैं कि जो भी कथन दिया है वो n बराबर 1 के लिए सत्य बताते हैं, n बराबर 2 के लिए बताते हैं, n बराबर m के लिए मान लेते हैं और m+1 के लिए फिर से बता देते हैं।
n बराबर m+1 के लिए बताने के बाद में अपन बोलेंगे कि भाई ये तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है, इसको गणितीय आगमन का सिद्धांत कहा जाता है। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए दोस्तों। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे इसके बाद में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। चलो मैं हटा देता हूं इसको। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, ये अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट था वो कंटिन्यू है। क्वेश्चन क्या है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करो गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, 1/1.3 प्लस 1/35। अच्छा 5 पे ख़त्म हो रहा है तो अगला 5 से चल रहा है, तो कुल मिला के विषम संख्या है तो 2n-1 और 2 का अंतर चल रहा है, 2n+1 बराबर n/2n+1 बराबर n/2n+1। ये क्वेश्चन है। अब अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये सिद्ध करना है। सारे ओड नंबर्स हैं और वो चल रहे हैं। अब प्रूफ पार्ट वैसे ही है जैसा पिछले क्वेश्चन का किया है। भाई गणितीय आगमन के सिद्धांत पे तो दोस्तों क्या होता है, देखो एक बार फॉर्मेट समझ में आ गया ना कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए सत्य बता देते हैं, n बराबर m के लिए मान लेते हैं और m+1 के लिए फिर से बता देंगे। तो फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपका, उसको बहुत आसानी से अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के ऊपर ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। प्रूफ पार्ट में अपन चलेंगे तो सबसे पहले दिए गए कथन को Pn मान लेंगे और उसके आगे लिखते हैं। तो माना कि दिया गया कथन है Pn है तो भाई Pn उसको ये लिख दिया, ये जो कथन दिया है 1/13, 1/35, आगे चलेगा ये 1/2n-1, 2n+1 बराबर ये कितना है n/2n+1। ये जो दिया गया कथन है उसको ये लिख दिया। ओके, अब इस कथन को n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए तो शुरू में सिद्ध करके बताना पड़ेगा मेरे को। तो मैं लिखता हूँ सर्वप्रथम n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब n बराबर 1 यहाँ रखोगे तो ये तो बना 1 और n बराबर 1 यहाँ रखोगे 3, इसका मतलब केवल एक टर्म ही काम में आई ना n बराबर 1 के लिए। तो मैं लिखूंगा n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो बना, लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर 1 के लिए एक टर्म काम में आएगी, तो एक टर्म बोले तो 1 × 3 तो 1/3 n बराबर 1 के लिए बन गया LHS। अपन बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगा, n बराबर 1 इसमें पुट करूंगा तो 1/2 × 1, 2 × 1 + 1, तो कुल मिला के ये भी कितना बन गया 1/3। तो n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हो गया राइट हैंड साइड, अर्थात n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड
बराबर राइट हैंड साइड, n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अर्थात दिया गया कथन Pn, अर्थात दिया गया कथन Pn, दिया गया कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अर्थात दिया गया कथन Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। चलो n बराबर 1 के लिए हो गया। अब n बराबर 2 के लिए देख लेते हैं। तो n बराबर 2 के लिए आप क्या लिखोगे, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर 2 यहाँ रखो, n बराबर 2 रखा तो 3, n बराबर 2 रखा तो 5, तो 3 इंटू 5 तक चल रहा है। 3 इंटू 5 क्या आ गया, तो n बराबर 2 के लिए 2 टर्म्स ले लेंगे। तो मैं लिखूंगा n बराबर 1 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो 2 टर्म लेनी पड़ेंगी, एक तो 1 इंटू 3 की टर्म और दूसरी टर्म आप लोगे 3 इंटू 5 की टर्म। भाई n बराबर 2 के लिए 5 तक जा रहा है तो 5 तक की टर्म लोगे, तो एक टर्म और 2 टर्म ले लिया। अब इसका एलसीएम लेके सम करना है, तो 1/3 प्लस 1/15। जब आप एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, तो 3 पंजे 15 और 1 तो बना 6/15। तो बताओ फिर इसको 2/5, 2/5 लिख दिया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड। आप लिखोगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखोगे तो n बराबर 2 रखना है, n बराबर 2 यहाँ रखोगे तो ये बना 2/2 इंटू 2 प्लस 1। n बराबर 2 रखा तो 2/2 इंटू 2 प्लस 1 और ये बना 2/5। आप देखो ये भी 2/5 था, ये भी 2/5। तो मैं लिखूंगा अर्थात n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए क्या बना, फिर से अपना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, n बराबर 2 के लिए भी हो गया। तो मैं बोल दूंगा अर्थात दिया गया कथन, फिर से लिखूंगा ये चीज़, अर्थात भाई लैंग्वेज भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज का ऐसे के ऐसे यूज़ करोगे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अर्थात दिया गया कथन है, अर्थात दिया गया कथन Pn दिया गया कथन Pn है वो n बराबर 2 के लिए क्या है, n बराबर 2 के लिए सत्य है। अर्थात दिया गया कथन जो Pn है वो n बराबर 2 के लिए सत्य है। अब n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया, n बराबर 2 के लिए सत्य हो गया, तो n बराबर m के लिए अपन मान लेंगे और n बराबर m के लिए मान लेंगे तो n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। चलो अपन n बराबर m के लिए मान लेते हैं। ओके, तो मैं लिखूंगा माना कि कथन Pn किसके लिए सत्य है बताओ। माना कि कथन Pn है वो n बराबर m के लिए, माना कि जो कथन Pn है वो n बराबर m के लिए सत्य है। माना कि जो कथन Pn है वो n बराबर m के लिए सत्य है। अर्थात भाई n बराबर m का मतलब क्या है, आप इसमें n बराबर m पुट करो तो आप लिखोगे वो 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस n बराबर m पुट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2m माइनस 1 और आगे लिखना पड़ेगा 2m प्लस 1 बराबर, इधर भी n बराबर m पुट करना पड़ेगा तो ये बना आपका m/2m प्लस 1। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो n बराबर m के लिए तो सत्य है और अपने को क्या सिद्ध करना है, अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो कथन दिया है वो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो मैं लिख देता हूँ, तब हमें सिद्ध करना है कि देन वी विल शो या वी विल प्रूव, तब हमें सिद्ध करना है कि कथन, और कौन सा कथन, Pn है वो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है।
अपने को ये बताना है कि जो दिया गया कथन है वो n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। अब देखो दोस्तों, n बराबर m+1 करोगे ना तो एक चीज़ देखो, पहली टर्म 1 से चालू हो रही है 1 3, फिर ये 3 पे खत्म हो गई तो अगली टर्म है वो 3 से चालू हो रही है, और इस 3 में 2 ऐड कर दो तो 3 5, ये 5 पे खत्म हो गई तो ये टर्म है वो 5 से चालू हो रही है और फिर उसमें 2 ऐड कर दो। तो बताओ ये टर्म जब 2n+1 से पे खत्म हुई है तो अगली टर्म जो भी आएगी वो कितनी आएगी, ये 2n+1 पे खत्म हो रही है तो अगली टर्म आएगी 2n+1, और इसमें 2 और ऐड करो, इसमें 2 और ऐड करो तो बनेगा 2n+3। इसके अगली टर्म ये होगी, पक्की बात है। कैसे पता चला, ये टर्म है 1 × 3, 3 पे खत्म हो रही है, 3 से चालू हो रही है, 3 में 2 ऐड कर दो तो ये 5 पे खत्म हो रही है, ये 5 से चालू हो रही है, इसमें 2 ऐड कर दो 7। तो ये जो टर्म है 2n+1 पे खत्म हो रही है तो इसकी जस्ट अगली टर्म जो आएगी वो 2n+1 से स्टार्ट होगी और उसमें 2 ऐड कर दो तो 2n+3। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ कि मैं ये लिखूँगा कि ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्या ऐड करना है भाई, अगली टर्म ऐड करना है। ये तो n ही तो है टर्म, तो अगली टर्म कौन सी होगी, ये 2n+1 पे खत्म हुई है तो n की जगह m कर रहे हैं ना, तो 2m+1 और 2m+3। समीकरण 1 में दोनों तरफ 2m+1 2m+3 जोड़ने पर ये समीकरण 1 है, इसमें ये जोड़ो, इसमें आप जोड़ोगे तो ये क्या बना 1 3 3 5, ऐसे चलते चलते ये क्या है 2m-1 2m+1, और इसके अंदर आपने ये टर्म जोड़ना है और ये टर्म जोड़ना है तो कितना जोड़ोगे, इसके जस्ट अगली, तो 2m+1 पे खत्म हो रही है तो ये 2m+1 से चालू होगी और 2m+3। मैं देख लेता हूँ, देखिए ये फ्रेम में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, हाँ सही है। तो इसके जस्ट अगली टर्म ये, अब जब आपने ये वाली चीज़ है वो लेफ्ट साइड में जोड़ी है तो राइट साइड में जोड़ो। राइट साइड में पहले से कितना है, पहले से है m/2m+1, ये तो पहले से है, और इसमें ये जोड़ दो कितना 2m+1 और 2m+3, ये जोड़ा। चलो ठीक है, आप एलसीएम ले लो। आप एलसीएम लोगे तो 2m+1 और 2m+3 एलसीएम आएगा, इससे ये कटा तो यहाँ m बचा और ये 2m+3 भी आएगा, यहाँ 2m+3 आएगा और यहाँ पे प्लस का 1। बताओ इस चीज़ को अपन ये लिख सकते हैं ना, 2m² है भाई, m से गुणा हो गया तो 2m² प्लस 3m+1, और ये कितना है 2m+1 और 2m+3। आप इसके फैक्टर कर लेना, फैक्टर करोगे तो 2m+1 और m+1 आएंगे। एक बार मैं गुणा करके देख लेता हूँ, इसको इससे गुणा किया तो ये 2m को 1 से गुणा किया तो 2m, और 1 को m से किया तो m, 2m और 1 m 3m, और 1 को 1 से किया तो ये। चलो इसके फैक्टर तो ये हो गए, और नीचे वाला है 2m+1 और 2m+3। ऐसा करने से ये 2m+1 तो कैंसिल हो गया, और जो बचा ये कितना है m+1, ये बचा, उसमें ये तो m+1 है, ये 2m+1 है, ये 2m+3 है ना। इस 2m+3 को मैं ऐसे लिख दूँ 2m+1+1, तो बताओ कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। इस 2m+3 को ये लिख दिया 2m+1+1, आप इसको गुणा करके देख लेना, यही आएगा। तो आप एक बार इतना उतारिए दोस्तों, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये जो पार्ट मैंने बताया है बिल्कुल सिंपल है। n बराबर m के लिए माना, n बराबर m+1 के लिए अपन प्रूव कर रहे हैं। इसमें आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके चलो, अब इधर का थोड़ा सा पार्ट हटा देता हूँ मैं इधर से, भाई क्वेश्चन को तो रहने देते हैं। तो यहाँ तक पहुँच गया, तो एक बार ये
ये पूरा का पूरा मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ और ये इसके बराबर में चल रहा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ था 1 × 3, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से, आप देख लेना यहाँ से। हाँ, अतः कुल मिला के ये हो गया 1/13 1/35 प्लस 1/2n-1 2n+1। इसकी अगली टर्म जो बनी प्लस का 1 अब 2n+1 पे ख़त्म किया तो 2n+1 से चालू करो, 2n+1 2n+3 बराबर। राइट साइड में कितना बना, राइट साइड में बना m+1 और 2m+1 +1। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों ये जो कथन था वो n बराबर m+1 के लिए भी सत्य हो गया। अच्छा, ये m था ना इधर, तो चलो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके यहाँ 2m-1 और 2m+1 लिख दिया, और यहाँ भी आप 2m-1 2m-1 2m+1, ये 2m+1 पे ख़त्म हुआ है तो इसको 2m+1 से चालू करो और 2m+3 कुल मिला के। तो ये जो कथन था वो n बराबर m+1 के लिए भी सत्य हो गया। पता कैसे चला कि n की जगह m+1 रखो, यहाँ n की जगह m+1 रखोगे तो ये टर्म बनेगी, n की जगह m+1 रखोगे तो ये बनेगा 2m+2 और 1 2m+3, तो लेफ्ट हैंड पार्ट तो ये बना, और n की जगह इस n की जगह m+1 रखा तो ये m+1 ऊपर आ गया, ये 2 ऐसे कैसे, इस n की जगह m+1 आ गया और +1। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो दिया गया कथन Pn था वो n बराबर m+1 के लिए भी क्या हो गया, सत्य हो गया। मैं लिखूंगा अर्थात दिया गया कथन Pn अर्थात दिया गया कथन Pn n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है, n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। और n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होता है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य होगा। अतः कथन Pn गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए भी सत्य होगा। इसका मतलब दिया गया जो कथन Pn है वो n बराबर m+1 के लिए सत्य हो गया तो प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से अपन ने ये जो क्वेश्चन दिया गया था इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। तो आप देखो इसको ध्यान से, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, वरना फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, या फिर ऐसे करते हैं कि इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं, फिर अपना जो भी मैटर है उसको अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों कुल मिला के अपने को ये पता चला कि गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्या करते हैं कि जो भी कथन Pn दिया गया है उसको n बराबर 1 के लिए सत्य बता देते हैं, n बराबर 2 के लिए सत्य बता देते हैं, n बराबर m के लिए मान लेते हैं, n बराबर m+1 के लिए प्रूव करके बता दो तो दिया गया कथन प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य हो जाएगा। बस यही गणितीय आगमन का सिद्धांत है। अब क्वेश्चन वो कोई भी दे सकता है तो आप कर देना आराम से। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। ये लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। अब अपन अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ करेंगे और गणितीय आगमन का सिद्धांत है उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, धन्यवाद।